नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आजकल नेताओं की सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है और उनसे जैसे ही मुश्किल सवाल किए जाते हैं वो कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगते हैं, खासतौर पर वो नेता जो सरकार में बैठे होते हैं। कल हमने आपको कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना के बारे में बताया था, जिसमें राज्य के गरीब अल्पसंख्यक समुदाय को टैक्सी या ऑटो रिक्शा खरीदने पर सरकार 50% की सब्सिडी देगी। कल हमने ये सवाल उठाया था कि ये सब्सिडी हिंदू समुदाय के लिए क्यों नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं समेत कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने यह आरोप लगाया कि हम इस सरकारी योजना के बारे में भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस योजना में हिंदू, एससी, एसटी और पिछड़े समुदाय को भी शामिल किया गया है, लेकिन हमने जानबूझकर उसके बारे में नहीं बताया। आज हम इस आरोप का जवाब देंगे और कर्नाटक की सरकार को एक चुनौती भी देंगे कि वो इस योजना में एससी और एसटी को शामिल करने के नोटिफिकेशन की कॉपी एक बार सार्वजनिक करे, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही शामिल किया गया है और अभी भी एससी और एसटी समुदाय को शामिल करने के बारे में विचार ही चल रहा है, इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए हम कर्नाटक सरकार से चाहेंगे कि अगर लागू कर दिया गया है तो वो हमें भी इसकी जानकारी दें और जनता को भी इसकी जानकारी दें, और अगर वाकई ये जो स्कीम है इसमें एससी एसटी वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया है तो हम भी बड़ी खुशी खुशी अपने दर्शकों को ये जानकारी जरूर देंगे। इसके बाद हम आपको साइबर फ्रॉड के नए नए तरीकों से सावधान करेंगे। कभी ई चालान के फ्रॉड लिंक के नाम पर, कभी घर बैठे बिना काम किए पैसा कमाने के नाम पर देश के लोगों के साथ लगातार साइबर फ्रॉड हो रहा है। पिछले एक साल में ही देश भर के पुलिस स्टेशंस में कम से कम 2 लाख लोगों ने साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज कराई हैं और हो सकता है कि इसमें अगला नंबर आपका भी हो, इसलिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और आखिर में आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक स्पेशल ट्रेन से रशिया पहुंच गए हैं और वहां वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। किम जोंग उन अक्सर इसी ट्रेन से सफर करते हैं और यह ट्रेन आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। किम जोंग उन के पिता भी इसी ट्रेन से सफर करते थे और इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे। थैंक यू सुधीर। सनातन धर्म पर डीएम के नेताओं की बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सोनिया गांधी की रणनीति के मुताबिक सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डीएम के पहले बीजेपी की ही सहयोगी रह चुकी है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ ही इंडिया गठबंधन बना है। नए संसद भवन में संसद के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक संसद में तैनात अफसर, चेंबर अटेंडेंट, मार्शल और सिक्योरिटी स्टाफ को नई पोशाक दी जा चुकी है। इसमें पुरुषों के लिए क्रीम और सफेद शर्ट के साथ खाकी रंग की पैंट और गुलाबी जैकेट है। महिला कर्मचारियों के लिए गुलाबी और हल्के हरे रंग की साड़ी डिजाइन की गई है। मार्शल गुलाबी जैकेट और मणिपुरी पगड़ी में नजर आएंगे। सुरक्षा कर्मियों के लिए कैमोफ्लेज ड्रेस हैं। विपक्षी दलों ने कमीज में कमल के फूल वाले डिजाइन को लेकर सरकार का विरोध किया है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा में 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का शिलान्यास किया। राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2,900 करोड़ रुपए की 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए। इसमें अरुणाचल प्रदेश में नेचिफ्यू टनल, पश्चिम बंगाल में 2 एयरफील्ड समेत 22 सड़कें, 63 पुल और अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खुद ही भारत के अंदर शामिल होने वाला है। राजस्थान के दौसा में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान पीओके के शिया मुसलमानों के लिए सड़क खोलने के सवाल पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अपने आप ही पीओके भारत में मिल जाएगा। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज कनाडा के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके विमान में खराबी आ गई थी, जिसे आज ठीक कर लिया गया।
पिछले 3 दिनों से कनाडा के पीएम ट्रूडो के साथ आया प्रतिनिधि दल भी भारत में ही ठहरा हुआ था। पीएम ट्रूडो इन दिनों में होटल में ही ठहरे रहे और किसी से कोई मुलाकात नहीं की थी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया था। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होने वाली है। इंडिया गठबंधन के 14 सदस्यीय समन्वय समिति की कल दिल्ली में शरद पवार के घर पर पहली बैठक होने वाली है। इस बीच पटना में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। ललन सिंह भी कह चुके हैं कि बेदाग छवि के नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। केरल में नाइपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट्स की टीम केरल भेजी है। 4 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजे गए हैं। राजस्थान के 2 युवकों नासिर जुनैद की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने नूह दंगे के मुकदमे में गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। अदालत ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया। जुलाई के 7.44% के मुकाबले अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर कम होकर 6.83% पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ने 6% से कम महंगाई दर होने का लक्ष्य रखा है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि आजकल हमारे देश में नेताओं की सहनशीलता कितनी कम होती जा रही है, और खास तौर पर उन नेताओं की जो सरकार में हैं, और उनसे जैसे ही कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगते हैं जवाब देने की बजाय। कल हमने आपको कर्नाटक सरकार की एक योजना के बारे में बताया था जिसके तहत राज्य में कांग्रेस सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को, कांग्रेस सरकार ने यह ऐलान किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी और इसके अतिरिक्त लोन की सुविधा दी जाएगी जिनके परिवारों की सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है। हमने आपको यह बताया था कि यह योजना कर्नाटक के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए है जिसका लाभ हिंदुओं को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे इस खबर को दिखाने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं और फिर कर्नाटक सरकार की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि यह खबर भ्रामक है और सरकार की योजना का लाभ हिंदू, दलित, आदिवासी और हिंदुओं के पिछड़े समुदाय के लोगों को भी मिलेगा, यानी हिंदू SC ST को भी मिलेगा। लेकिन यह बात हमने नहीं बताई, यह आरोप है कर्नाटक सरकार का। यह लोकतंत्र है, अगर उनका आरोप है कुछ तो हमें उसका जवाब जरूर देना चाहिए, और आज इसीलिए सबसे पहले हम उनका यह जवाब लेकर आए हैं। कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने एक ट्वीट करके यह लिखा है कि हमारी खबर गलत है और हम इस योजना के बारे में लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रहे हैं और कर्नाटक सरकार हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, ट्वीट पहले देख लीजिए। खड़गे साहब ने कानूनी कार्रवाई की धमकी तुरंत दे दी और कहा कि आपकी खबर गलत है। अब पहले पूरा विवाद समझ लीजिए। यह पूरा विवाद जिस सरकारी योजना को लेकर हो रहा है उस योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी योजना, जिसका ऐलान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने इसी साल के बजट में किया था। बजट में सरकार ने कहा था कि वो इस योजना के तहत कर्नाटक के अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के ऐसे लोगों को अलग अलग श्रेणी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन अभी इस योजना का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो उसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसमें कहीं भी दलित, आदिवासी, SC और ST का नाम नहीं है। सरकार की तरफ से फिलहाल अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने इस योजना का नोटिफिकेशन या कह लीजिए कि सार्वजनिक जानकारी जारी की है, जिसके तहत वर्तमान में यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही लागू हुई है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार की जो स्वावलंबी सारथी योजना है उसके बारे में क्या लिखा गया है। देखिए, ये
इस वेबसाइट पर कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी स्कीम के बारे में लिखा गया है। और इसमें साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशंस में, एप्लीकेंट्स मस्ट बिलोंग टू स्टेट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यह सब लिखा हुआ है। दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके लिए भी कोई नोटिफिकेशन जारी हो, और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से या कोई जानकारी सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं हुई है। और जब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होती तब तक इस योजना का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को ही मिल सकता है। आज कर्नाटक सरकार और प्रियंक खड़गे से मेरा सवाल यह है कि अगर उनके पास SC, ST और OBC हिंदुओं के लिए भी इस योजना का कोई नोटिफिकेशन है तो वो उस नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करें, सबको दिखाएं, हमें भी दिखाएं, और हम भी देश की जनता को इसके बारे में जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। सच्चाई यह है कि ना तो यह नोटिफिकेशन अब तक जारी हुआ है और ना ही इस पर चर्चा की प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई है, और इस हिसाब से अभी यह योजना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही लागू हुई है, और यही हमने कल आपको बताया था। कर्नाटक के अंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर P. नागेश ने भी खुद यह कहा है कि अभी इस नोटिफिकेशन के लिए विचार विमर्श चल रहा है, और SC और ST को शामिल करने का यह नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। और कर्नाटक सरकार के माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर यही लिखा है कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यह देख लीजिए, यह उसमें लिखा हुआ है। अब मैं सब कुछ अपने साथ ये कागज लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। यह है कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट की एक कॉपी, जो मैं यहां आपके सामने आपको दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे बड़ा बड़ा, सब्सिडी स्कीम फॉर परचेज ऑफ टैक्सी, गुड्स व्हीकल, पैसेंजर ऑटो रिक्शा, देखिए ये आपने देख लिया होगा। अब मैं इसका दूसरा पन्ना पढ़ता हूं, और जब क्वालिफिकेशन के बारे में यहां लिखा गया है तो साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशन में, एप्लीकेशंस मस्ट बिलोंग टू स्टेट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, द एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट। फिर आगे दूसरी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, यानी अल्पसंख्यकों के लिए है। एक और आपके लिए पेपर में लेकर आया हूं। यह बजट है कर्नाटक सरकार का, 7 जुलाई 2023 को यह पेश हुआ है। 2023-24 का यह बजट है, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धारमैया ने पेश किया है। इसमें लिखा हुआ है, और बजट में क्या लिखा है, अंडर अ न्यू स्कीम, देखिए यहां इसको पढ़ना जरूरी है, अंडर अ न्यू स्कीम कॉल्ड स्वावलंबी सारथी, अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स will be encouraged to take up self-employment activities. A subsidy of 75% of the loan amount up to maximum of 4 lakhs will be provided. तो शुरू में ही उन्होंने लिखा है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्वावलंबी सारथी योजना शुरू की जा रही है। ये बजट में है, इसमें लिखा है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इसमें SC ST के बारे में लिखा है। आगे लिखा है कि स्वावलंबी सारथी योजना विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग के लिए भी इसमें लिखा है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे लिखा है, अ न्यू स्कीम, नई स्कीम, स्वावलंबी सारथी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है बजट में कि ये स्वावलंबी सारथी नाम की नई योजना आ रही है, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, SC ST के लिए है और पिछड़े वर्ग के लिए है। यह लिखा है बजट में। अब हमारा सवाल यह है, बजट में लिखा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब स्कीम लागू होती है तो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होती है और SC और ST के लिए नहीं होती। हालांकि सरकार यह कह रही है कि SC ST के लिए होगी,
लेकिन अभी हुई तो नहीं है। और यही हम कह रहे हैं, आज प्रियंक खड़गे साहब से भी कह रहे हैं और कांग्रेस की सरकार से भी कह रहे हैं कि अगर हो गई है और उस योजना में एससी एसटी और पिछड़े वर्ग को शामिल किया गया है, हिंदू एससी एसटी अगर उसमें शामिल हैं, तो हमें उसका कोई कागज दिखा दें, उसकी कोई सार्वजनिक योजना, उस सार्वजनिक जानकारी अगर उसकी आई है, कोई नोटिफिकेशन आया है, तो हमें दिखा दें। हम बहुत ही विनम्रता के साथ उसे भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी आई भी नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। आगे चलकर आ जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन आज बड़ा सवाल हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने इन सारे वर्गों को एक साथ मिलाकर इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। आप एक ही बार में एससी एसटी और अल्पसंख्यक सबके लिए एक ही बार में लागू कर देते। आपने पहले माइनॉरिटीज के लिए किया, अल्पसंख्यकों के लिए किया और कहा कि जो हिंदू एससी एसटी हैं इन्हें बाद में हम शामिल कर लेंगे। ऐसा क्यों? आप एक ही बार में कर सकते थे। एक सवाल हमारा यह है। एक आपके लिए अखबार का इश्तिहार भी लेकर आया हूं। देखिए, यह अखबार का इश्तिहार है, इसकी कॉपी हमने एक स्कैन करा के भी रखी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कीम, इसमें लिखा है अंडर दिस स्कीम सब्सिडी ऑफ 50% ऑन व्हीकल वैल्यू और अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 lakhs विल बी गिवन टू ईच बेनिफिशियरी। इसमें भी एलिजिबिलिटी में सबसे ऊपर लिखा है एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी। ये अखबार का इश्तिहार है, इसमें एससी एसटी का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ये जो है ये AR रहीम ट्रस्ट ने जारी किया है और ये असल में राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों से यह अपील है कि अगर आपको इस योजना के तहत लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है और इसमें लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई 25 सितंबर 2023। ये आखिरी डेट है अप्लाई करने की। अब हम ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो ट्रस्ट हैं वो तो लगातार विज्ञापन दे रहे हैं कि आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन क्या किसी एससी एसटी वाले ट्रस्ट ने, किसी हिंदू एससी एसटी या पिछड़े वर्ग के ट्रस्ट ने भी कोई ऐसा विज्ञापन दिया है? क्या अखबार में वो दिखाई दे रहा है? क्या ये जानकारी सार्वजनिक है? ये हमारी चुनौती है आज कर्नाटक की सरकार को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में पहले से ही एक योजना चल रही है जिसके तहत वहां ग्रामीण दलित और आदिवासी हिंदुओं को टैक्सी खरीदने के लिए सरकार 5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। ये तो पहले ही चल रही है और इसलिए यह कहना गलत है कि राज्य में ऐसी योजना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। तो यह जानकारी भी आधी अधूरी है। असल में यह वाली जो योजना है यह उस योजना से बिल्कुल अलग है जिसका ऐलान बजट में हुआ था, यानी स्वावलंबी सारथी योजना से यह योजना अलग है। इस योजना को एरावत स्कीम कहते हैं, जबकि नई योजना का नाम है स्वावलंबी सारथी स्कीम। ये दोनों अलग अलग है। एरावत स्कीम 2018 में आई थी जब कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था और इस साल जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई तो उसने इस योजना को दोबारा लागू कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वही योजना है जिसका ऐलान इस साल के बजट में हुआ था। यह स्वावलंबी सारथी योजना से अलग है। और कल हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी वो स्वावलंबी सारथी योजना पर थी। यह योजना पूरी तरह से अलग है और इसमें कॉर्पोरेट एग्रीगेटर्स यानी ओला और उबर जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की जाती है और जो लाभार्थी हैं उन्हें इन कंपनियों की तरफ से ट्रेनिंग मिलती है और गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। जबकि जो स्वावलंबी सारथी योजना है उसमें लोग बिना किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किए भी अपने लिए ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं या टैक्सी खरीद सकते हैं और उस पर सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। यानी ये दोनों जो योजनाएं हैं ये अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का स्वावलंबी सारथी योजना में विलय करने पर विचार हो रहा है कि दोनों योजनाओं का विलय हो जाए, लेकिन यह फैसला भी हुआ नहीं है। इसलिए टेक्निकली हमारी जानकारी बिल्कुल सही है और इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए हम एक बार फिर से कर्नाटक सरकार से आज ये कहना चाहते हैं कि अगर वो ये कह रही है कि उसकी नई योजना हिंदू, दलित, आदिवासी, एससी, एसटी और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए भी लागू हो गई है, तो वो इसका नोटिफिकेशन एक बार के लिए हमें दिखा दें और हम अपने दर्शकों को भी ताकि दिखा सकें। लेकिन वो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा आज हम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहते हैं, उन्हें एक सुझाव भी देना चाहते हैं और वो ये है कि गरीब की
सिर्फ एक ही जाति होती है, गरीब का एक ही धर्म होता है और उसकी जाति है सिर्फ गरीबी, और उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। इसलिए कर्नाटक की सरकार अगर सबकी गरीबी मिटाना चाहती है तो उसे यह योजना राज्य के उन सभी धर्म और वर्गों के लिए लागू करनी चाहिए जिनके परिवार सालाना 4.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, क्योंकि ऐसी योजनाओं को धर्म और जातियों में बांटना न्याय संगत नहीं हो सकता। इसलिए आज हम उन्हें यह कहना चाहते हैं कि अगर कर्नाटक की सरकार वाकई गरीबों को राहत देना चाहती है तो सारे गरीबों को दे, और हिंदू समुदाय के भी ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो परिवार हैं जो साल में 4.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी है, चाहे वो ऊंची जाति के हैं या नीची जाति के हैं, गरीब तो गरीब है। अगर एक ऊंची जाति का व्यक्ति है और वो 4.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो उसे इस योजना से वंचित क्यों किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। इसलिए ये योजना किसी खास वर्ग, किसी खास धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, ये गरीबों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್, 4 ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ ಅವನು, 4 ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿವನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು 10% ಕಟ್ಟಬೇಕು। ಈಗ 80 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು। ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬರೇ ಡ್ರೈವರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿವಿ, ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು। इसलिए सरकार जो है कर्नाटक की वो अलग अलग जानकारियों से देकर खुद भ्रम फैला रही है, और आज हम उन्हें चुनौती भी देते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि अगर उनके पास इससे ज्यादा स्पष्ट जानकारी है, अगर वो ये साबित करना चाहते हैं तो कि ये जो योजना है ये हिंदू SC STs के लिए भी लागू हो चुकी है तो वो हमें बता दें, क्योंकि कल हमने जो कहा था वो यही कहा था कि इसमें अभी सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को ही शामिल किया गया है। अब हम आपको साइबर फ्रॉड के नए नए तरीकों से सावधान करेंगे, इसलिए अगर आप भी साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं या आपको भी लोन लेने के लिए या लॉटरी के लिए किसी अननोन नंबर से कोई कॉल या मैसेज आया है, आपको भी किसी ने यह बताया है कि आपका ई चालान हुआ है और आपको कोई लिंक भेज दिया गया है, या आपको भी किसी ने यह कहा है कि घर बैठे बिना काम किए इतना पैसा कमाइए और इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए, तो फिर यह विश्लेषण आज आपके लिए है, यह आपको जरूर देखना चाहिए। भारत के कई राज्यों में पिछले 1 महीने में इस तरह की 2,500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे नौकरी करने के बारे में झूठ बोला गया, या उन्हें किसी अननोन नंबर से फेक कॉल की गई, या फिर उनके मोबाइल नंबर पर फर्जी ई चालान भेजा गया, और जब लोगों ने इस मैसेज को पढ़ने के बाद उस पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो साइबर अपराधियों ने इन लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया, सारा पैसा चुरा लिया, और यह पैसा करोड़ों में है। अकेले दिल्ली में ही इस साल अब तक साइबर फ्रॉड के 25,000 मामले दर्ज हो चुके हैं, और लोगों से, दिल्ली के लोगों से ही लगभग 200 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। आप सोचिए, तो दिल्ली के आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली में ही 200 करोड़ की ठगी हुई है, पूरे देश में आप अंदाजा लगाइए। और इनमें भी साइबर फ्रॉड की सबसे ज्यादा घटनाएं जो हो रही हैं वो फर्जी ई चालान के नाम पर हो रही हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कहीं आपके पास भी फर्जी ई चालान का कोई संदेश तो नहीं आया है, और जिसमें एक लिंक लगा होगा और आपसे कहा गया होगा कि आपका चालान हुआ है फलाने दिन फलानी जगह पर, और आप ये चालान भरिए इस लिंक पर जाकर। फर्जी ई चालान का मतलब है वो चालान जो ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि साइबर अपराधियों द्वारा लोगों के मोबाइल फोन पर भेजे जाते हैं, और जब आप इस फर्जी ई चालान के मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक आपको एक ऐसी फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है जहां आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारियां लीक हो जाती हैं, और फिर लिंक भेजने वाला साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देता है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये ई चालान दिखने में असली ई चालान के जैसे ही होते हैं, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपने शायद किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया होगा, आपने कोई रेड लाइट जंप की होगी, आपने ओवर स्पीडिंग की होगी, रॉन्ग साइड आपने गाड़ी चलाई होगी, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए पुलिस की तरफ से शायद आपको ऑनलाइन चालान भेजा गया है, लेकिन यह फर्जी ई चालान होता है जिसके जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी आपके साथ की जाती है।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक समेत। आप देख लीजिए अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो। इसके अलावा भी कई और राज्यों में फर्जी ई चालान के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी हो चुकी है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट से अपराधियों ने उनके पूरे जीवन की जमा पूंजी ही चोरी कर ली है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों में जब बैंक अकाउंट से एक बार पैसा चोरी हो जाता है तो वो पैसा बहुत ही कम मामलों में रिकवर हो पाता है। यानी एक बार अगर आपका पैसा गया तो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, बहुत ही कम मामलों में यह रिकवर होता है। उदाहरण के लिए इस साल अकेले दिल्ली शहर में लोगों से 200 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है, लेकिन अलग अलग राज्यों की साइबर पुलिस इनमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाई है और 190 करोड़ रुपए अब भी साइबर अपराधियों के पास ही है। तो ये मैं आपको एक शहर का आंकड़ा देता हूं, 200 करोड़ रुपए एक साल में दिल्ली वालों के साइबर फ्रॉड वालों ने उड़ा लिए और इसमें से रिकवर हुए हैं सिर्फ 10 करोड़। 190 करोड़ रुपए तो रिकवर ही नहीं हुए। फेक ई चालान के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है वो है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर बैठे नौकरी देने के नाम पर। इसके लिए गुरुग्राम में कुछ साइबर अपराधियों ने एक फर्जी मूवी रेटिंग वेबसाइट बनाई और लोगों को एक अननोन नंबर से यह मैसेज भेजा कि अगर इस वेबसाइट पर लोग घर बैठे हर हफ्ते नई नई रिलीज होने वाली फिल्मों का रिव्यू करेंगे, उन्हें 5 स्टार रेटिंग देंगे, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार उन्हें रेटिंग देंगे, तो उन्हें हर रेटिंग के बदले में 1000 रुपए तक दिए जाएंगे और इस तरह वो घर बैठे ही हर महीने 60 से 70 हजार रुपए तक कमा पाएंगे। अब घर बैठे अगर किसी को 60-70 हजार रुपए मिल रहे हों और उसके लिए उसे सिर्फ एक नकली रेटिंग देनी हो तो हमारे देश के ज्यादातर लोग तैयार हो जाएंगे। बिना काम किए मुफ्त में पैसा आता हुआ किसे बुरा लगता है? और इसी लालच का फायदा ये साइबर अपराधी उठाते हैं। इस मैसेज को देखने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे लोगों ने इस फर्जी वेबसाइट को चलाने वाले साइबर अपराधियों से खुद ही संपर्क किया और इसके बाद इन अपराधियों ने इन लोगों से कहा कि अगर इन्हें ये नौकरी चाहिए तो उन्हें कुछ पैसा पहले उनके पास सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना होगा। और इन लोगों ने बिना मेहनत किए घर बैठे पैसा कमाने के लालच में 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक इन अपराधियों के बैंक खातों में जमा करा दिए और बाद में पता चला कि इन लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। और ये इस तरह का सिर्फ एक मामला नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर साइबर फ्रॉड के मामलों में अपराधी हमारे देश के लोगों के लालच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी घर बैठे लॉटरी लग जाए, वो रातों रात अमीर हो जाएं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, घर बैठे वो 50, 60, 70 हजार रुपए कमाते रहें, कहीं बाहर ना जाना पड़े, कुछ काम ना करना पड़े, सिर्फ मोबाइल फोन पर 2-4 मैसेज करें और उन्हें कमाई होने लगे। ये चाहते हैं हमारे देश के लोग। इसलिए लॉटरी के नाम पर लोगों के साथ सबसे ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है। इसी तरह लोग चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे ऐसी नौकरी मिले जिसमें बिना कोई मेहनत किए बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आती रहे। इसलिए ऐसी नौकरियों के नाम पर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी अब जबरदस्त तरीके से हो रही है। जनता चाहती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो या उन्हें बैंकों से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के लोन मिल जाए। इसलिए इसके नाम पर भी साइबर अपराधी लोगों को लूट रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे संदेश आपके पास इस तरह के आते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए, एक ही दिन में आपको लोन मिल जाएगा, बिना किसी कागज के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी प्रोसीजर के आपको तुरंत कुछ घंटों में लोन मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस नंबर पर फोन कीजिए। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसे ही लोन मिल जाए। यानी लोगों के लालच को साइबर अपराधी अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। और इसीलिए अगर लोग इन अपराधियों से बचना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपकी जेब और आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे, तो उन्हें यह मैसेज लालच की आंखों से देखना बंद करना होगा। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई ये कहे कि घर बैठे बिना काम किए आप 60-70 हजार रुपए कमाइए? कितने ऐसे लोग होंगे जो इस ऑफर को मना कर देंगे और कहेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो मेहनत करके पैसा कमाना है, मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, तब पैसा कमाऊंगा, घर बैठे नहीं कमाएंगे। ऐसे हैं क्या हमारे देश में लोग? दूसरा, अगर आप फेक ई चालान की धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आपके मोबाइल फोन पर कभी भी इस तरह का कोई संदेश आता है तो सबसे पहले आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर यह जरूर चेक करें कि यह चालान असली है या यह नकली है। परिवहन विभाग की वेबसाइट का एड्रेस है, आप नोट कर लीजिए, www.imsd.gov.in।
echallan.parivahan.gov.in ये है। और इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और असली चालान अपना देख सकते हैं। मैसेज आते रहते हैं कि भी आपकी बिजली कट जाएगी, इतना बिल फट जल्दी जमा करवाओ। और चलान के भी एक दो बार मैसेज आए हैं, और वो हम तो खोल के देख लेते हैं कि भी बना चलान हुआ कि नहीं हुआ नेट पे। सर मैसेज वेरीफाई कराएं, आप आस पड़ोसी से भी करा सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, किसी से भी। जरूरी नहीं है कि एक मैसेज आया और डर जाएं आप। सर इसके बारे में काफ़ी लोगों की हमारे पास शिकायत आई है कि हमारे पास एक मैसेज आया कि आपका गाड़ी का चलान कटा हुआ और लिंक दिया है, इसके ऊपर आप जाइए अपना चलान पेड कर लीजिए। तो 3-4 शिकायतें आने बाद लोगों को हमने जागरूक करना शुरू कर दिया कि एक तरह का साइबर फ्रॉड है, इस पर ना चलें, क्योंकि जो भी लिंक आता है वो चलान के नीचे हमारा प्रिंट होता है और हमारा एक मैसेज आएगा बगैर, क्योंकि अभी तक पंचकुला पुलिस ने मैसेज डालना शुरू नहीं किया है, सिर्फ प्रिंट चलान भेजती है। प्रिंट चलान के ऊपर जो लिंक बना होगा उसके ऊपर आप चलान भर सकते हैं। ये काफ़ी कुछ स्कैम चला है, इस तरह के हमने लोगों को अवगत भी कराया कि पहले जैसे बिजली का बिल भरने बारे, स्कूल की स्कॉलरशिप बारे, कॉलेज की स्कॉलरशिप बारे, इस तरह के आते थे, सेम वही ये साइबर फ्रॉड है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि साइबर फ्रॉड से आप सावधान रहिए, अपने लालच पर काबू करिए। दूसरा, जब भी आपको कोई संदेश आए तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए, सबसे पहले उसे चेक कीजिए। थोड़ी देर 5-10 मिनट अपने आप को कोई भी फाइनल फैसला करने से पहले कुछ देर रुकिए, तुरंत क्लिक मत कीजिए। आपको समय लेना चाहिए, कुछ मिनट लीजिए, कुछ घंटे लीजिए और फिर तय कीजिए कि आपको उस लिंक पर क्लिक करना है या नहीं। उससे पहले फिर तय कर लीजिए कि ये जो ई चालान है ये असली है या नकली है, या आपको लालच देने वाली जो स्कीम्स आपको आ रही हैं उनमें से आप समझ लीजिए कि 100% नकली हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी आज आपको बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना काम किए पैसा नहीं देगी। और अगर कोई कहता है बिना काम किए आपको पैसा मिलेगा, इसका मतलब वो आपको लूटना चाहता है, वो आपको धोखा देना चाहता है। अब हम आपको भारत को यूरोप से जोड़ने वाले उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताएंगे जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गहरी चिंता में डाल दिया है। क्योंकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक करारा जवाब माना जा रहा है और यह G20 समिट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा G20 समिट जब हुआ अभी भारत में, उसी में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट के तहत अभी कुल मिलाकर 7 देशों और यूरोपीय यूनियन कमीशन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें भारत और अमेरिका के अलावा UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश शामिल हैं। इटली अभी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। इटली अभी उनके साथ है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वो चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से अब अलग होना चाहता है, ऐसा बताया गया है। और अब इटली ने भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यानी इस पूरे चीन के जो इस इनिशिएटिव से टूटने वाला पहला देश शायद इटली ही होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ये तमाम देश एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसे हिंदी में आप आर्थिक गलियारा कह सकते हैं। आर्थिक गलियारे का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड रूट जहां से ये देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे और भारत और यूरोप के बीच मिडिल ईस्ट के रास्ते सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यानी एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश होते हुए या तो सड़कें बनेंगी या रेल लाइन बिछाई जाएगी या समुद्री रास्ते से आप एक दूसरे के देश में प्रवेश करते हुए अब व्यापार कर पाएंगे। अगर आप अब भी नहीं समझे होंगे तो मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर जाकर नक्शे के जरिए ये पूरा प्रोजेक्ट आपको मैं समझाता हूं। देखिए, अब ये बड़ा प्रोजेक्ट आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर। इस प्रोजेक्ट के 2 केंद्र बिंदु हैं, एक है भारत और दूसरा है यूरोप। देखिए, यह भारत है और जो दूसरा जो वो है यूरोप। आखिर में अगर आप देखेंगे, आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो है जर्मनी। इधर अगर आप जाएंगे, ये जर्मनी है और ये ट्रेड रूट यहां से बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। और इसका जो दूसरा भाग होगा वो यूरोप और बीच में है खाड़ी देश। तो भारत और यूरोप के बीच ये रास्ता पूरा बनेगा और इन दोनों के बीच में है खाड़ी देश, जिन्हें आप गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं या
मिडिल ईस्ट के देश भी कहते हैं। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को दो भागों में विकसित किया जाएगा, जिनमें पहले भाग को कहते हैं ईस्ट कॉरिडोर, जो भारत को मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्ट करेगा। तो पहले तो पहला भाग देखिए, भारत और मिडिल ईस्ट के बीच कनेक्टिविटी कैसे आएगी। जैसे भारत के मुंबई और गुजरात में जो पोर्ट है, वहां से मान लीजिए एक कार्गो शिपिंग रूट भारत को यूएई के जेबेल अली पोर्ट से जोड़ेगा, यानी गुजरात और मुंबई से जो समुद्री जहाज सामान लेकर निकलेंगे वो इस शिपिंग रूट के रास्ते यूएई के जेबेल अली पोर्ट तक जाएंगे, जो दुबई से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, यहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद इन समुद्री जहाजों से यहां इस पोर्ट पर सामान को उतारा जाएगा और फिर यहां से एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो यूएई से इजराइल को जोड़ेगी। यह रेल लाइन 3000 किलोमीटर लंबी होगी, जो सऊदी अरब के रियाद से होते हुए जॉर्डन जाएगी और फिर जॉर्डन के बाद इजराइल इसका आखिरी स्टॉप होगा। अब इजराइल पहुंचने के बाद, इजराइल के बाद एक बार फिर ट्रेनों के जरिए सामान उतारकर ट्रेनों से यह सामान उतारकर समुद्री जहाजों में फिर से लादा जाएगा और इस शिपिंग रूट के रास्ते ये जहाज इजराइल से ग्रीस, इटली और फ्रांस पहुंचेंगे। और ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा भाग हुआ, जिसे कहेंगे नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो एक ईस्टर्न कॉरिडोर है और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर है, और ये इसका रास्ता होगा। तो ये पूरा रूट है जिसे भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों से जोड़ा जाएगा। अभी भारत और यूरोप के देशों के बीच व्यापार होता है, लेकिन इसके लिए जो ट्रेड रूट अपनाया जाता है वो ट्रेड रूट बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबे रास्ते से अभी हम जाते हैं और भारत को काफी घूमकर सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप के देशों तक अपना सामान पहुंचाना पड़ता है। अभी जो रूट है वो देखिए, वो ये जो आप पीले रंग की लकीर देख रहे हैं, अभी हम ग्रीस तक अगर हमें पहुंचना है तो हम इस तरीके से जाते हैं। हालांकि जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा नया वाला, तब यूरोप के साथ आयात निर्यात करने में भारत अपने 40% समय की बचत कर पाएगा, यानी 40% समय हमारा बचेगा। और अभी सुएज कैनाल के रास्ते एक समुद्री जहाज को जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, वहीं नए कॉरिडोर के बाद भारत से जर्मनी की दूरी सिर्फ 22 दिन में तय हो जाएगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जब ये कॉरिडोर बनेगा तो हम 22 दिन में यहां से वहां पहुंच जाएंगे, और अभी हमें 36 दिन लगते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रंग को फीका कर देगा, क्योंकि चीन ने भी यही सपना देखा था। दुनिया के नक्शे पर आप जो ये लाल रंग की लाइन देख रहे हैं, असल में यह है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। इसके तहत चीन दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए चीन दो तरह के रूट तैयार कर रहा है। पहले रूट को उसने लैंड रूट का नाम दिया है, यानी जो जमीन के रास्ते जाएगा, जिसके तहत वो सड़कें और रेल लाइन बिछा रहा है। और दूसरे रूट को उसने मैरीटाइम रूट का नाम दिया है, जिसके तहत वो चीन के तटीय इलाकों को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर से यूरोप को जोड़ना चाहता है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि चीन इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक ऐसा सड़क और रेल मार्ग बना रहा है जो सीधे यूरोप तक जाता है, और यह लैंड रूट है जिसमें समुद्र कहीं बीच में नहीं आता। यानी अगर चीन से कोई मालगाड़ी सामान लेकर यूरोप जा रही है तो उसे बीच में कहीं रुकना नहीं होगा और यह ट्रेन सीधे यूरोप तक पहुंच जाएगी। यह भी बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये देखिए, ये इसके अलग अलग जो उन्होंने तरीके निकाले हैं वो इस तरीके से है, आप देखिए। और अगर आप देखें तो इसका एक हिस्सा ऐसा भी है जो भारत के पीओके से होते हुए यहां पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर तक जाता है, ईरान तक जाता है ये। और ये वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान से होकर निकल रहा है, और पाकिस्तान में अभी इसको लेकर काफी काम चल रहा है, ग्वादर में इसे लेकर अभी काफी काम चल रहा है। और ये असल में काफी विवादित प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये हमारे हिस्से से भी निकलता है, जिस पर भारत को भी आपत्ति है। और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को उन्होंने जो लोन दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, पाकिस्तान उस लोन में अभी दबा हुआ है। हालांकि चीन के इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कई देश अब भी उसके इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमत नहीं हुए हैं, और जो देश पहले सहमत हो भी गए थे उनमें कुछ देशों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इनमें मध्य और पूर्वी यूरोप के देश हैं, और इटली भी अब खुद को चीन के इस प्रोजेक्ट से अलग करने पर विचार कर रहा है।
दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि चीन ने जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया तब उसने कहा था कि वो जिन देशों से इस प्रोजेक्ट के तहत सड़कें और रेल रूट बनाएगा उसके लिए उन देशों को लोन देगा ताकि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सके। ये बात चीन ने उस समय कही थी जब उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत थी, लेकिन कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से वो कई देशों की आर्थिक मदद अब नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से 10 साल बाद भी उसका ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है और पूरा नहीं हो पा रहा है। अब जब भारत और अमेरिका समेत कई देश एक नया और 6000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमत हो गए हैं, तो इससे चीन पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबसे बड़ी डील बताया है और इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है कि वो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. The India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अमेरिका, इंडिया, सऊदी और यूएई सभी के लिए फायदेमंद होगा। सभी सरकारों के सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिए गए हैं और इस सपने को पूरा करने में सहयोग करें। मैंने एनएससी को भी निर्देश दिए हैं कि वो स्टाफ से संपर्क करें और हम दूसरे देशों के साथ भी खड़े। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी तारीफ की है और कहा है कि इससे रशिया को भी फायदा होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन G20 समिट के लिए भारत तो नहीं आ पाए, लेकिन रशिया के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का अभियान शानदार है। हमें अपने पार्टनर से सीखना चाहिए, खासकर वो पार्टनर जो भारत में है। उनका फोकस प्रोडक्शन पर है। वो भारत में ही बनी कारों और जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। खुद पीएम मोदी अपने लोगों को इसी सिलसिले में प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन एक स्पेशल ट्रेन से रशिया पहुंच गए हैं और अब इस ट्रेन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज शाम को रशिया के जिस खासन रेलवे स्टेशन पर किम जोंग उन इस ट्रेन से उतरे, वो जगह रशिया की राजधानी मॉस्को से 9000 किलोमीटर दूर है। इसलिए अभी यह किसी को नहीं पता कि किम जोंग उन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कहां पर होगी। किम जोंग उन अगर मॉस्को जाते हैं तो उन्हें ट्रेन में सफर करने में अभी कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति पुतिन खासन आ जाते हैं तो यह मुलाकात कल भी हो सकती है, क्योंकि वो हवाई जहाज से यहां पहुंचेंगे। किम जोंग उन 4 साल बाद उत्तर कोरिया से बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं। असल में किम जोंग उन कभी भी अपने देश से बाहर जाना पसंद नहीं करते और इस बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है।
ऐसी खबरें हैं कि किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में अभी एक बहुत ही अजीब सी डील हो सकती है, जिसमें रशिया उत्तर कोरिया से मिसाइल लेने के लिए उसे अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ वस्तुएं निर्यात करने पर सहमति दे सकता है। उत्तर कोरिया में अनाज का संकट बहुत गंभीर है, इसलिए किम जोंग उन इस डील के लिए उत्तर कोरिया से बाहर जाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन इसके लिए उन्हें हवाई सफर करने के बजाय ट्रेन से उन्होंने रशिया जाने का फैसला किया। असल में वो हवाई सफर के बहुत शौकीन नहीं है, ज्यादातर जगहों पर वो ट्रेन से ही जाते हैं। जिस ट्रेन से किम जोंग उन रशिया पहुंचे हैं, उस ट्रेन को एक चलता फिरता किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस ट्रेन की सुरक्षा को कोई भेद नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। ये एक बुलेट प्रूफ ट्रेन है और इस ट्रेन में जब किम जोंग उन कहीं सफर करते हैं तो उसमें उनकी बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियों को भी ट्रेन के अंदर ही रखा जाता है और इस ट्रेन का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पाती। इसके अलावा ये ट्रेन अकेले नहीं चलती, बल्कि इस ट्रेन के पीछे और आगे भी 2 ट्रेन और चलती हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि इस ट्रेन को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। इस ट्रेन में सिनेमा हॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक और कॉन्फ्रेंस रूम तक सब कुछ है और किम जोंग उन के पास दुनिया का सबसे खतरनाक विमान है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेन से ही सफर करते हैं और इसका कारण यह है कि उनके पिता और उनके पिता भी, यानी किम जोंग उन के पिता और उनके दादा इसी ट्रेन से सफर किया करते थे और कहते हैं कि हवा में तो कोई उनकी हत्या भी करवा सकता है, लेकिन ऐसे समय में ट्रेन सबसे सुरक्षित है। इसलिए उनके पूरे जो घर में उनके पिता और दादा भी यही कोशिश करते थे कि वो भी कहीं हवाई जहाज से ना जाए, क्योंकि हवाई जहाज क्रैश हो सकता है और बहुत सारी साजिशें हो सकती हैं। लेकिन हवाई जहाज की तुलना में ट्रेन कहीं ज्यादा सुरक्षित होती है। किम जोंग उन के पिता हमेशा ट्रेन से ही दूसरे देशों की यात्रा पर जाया करते थे और वर्ष 2011 में उनके पिता को हार्ट अटैक भी ट्रेन में सफर करते हुए ही आया था और तब से किम जोंग उन भी ट्रेन में ही सफर करने लगे और अब ये ट्रेन किम जोंग उन की एक पहचान बन चुकी है। और अब आखिर में हम देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे, जिसका नाम है कोटा SOS। पिछले 4 दिनों में हमें देश के अलग अलग कोनों से सैकड़ों लोगों ने ईमेल्स लिखे हैं और हमें उन सुझावों के बारे में बताया है जिससे कोटा में छात्रों को आत्महत्या करने से रोका जा सकता है। और इन सारे ईमेल्स की कॉपी मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूं, लेकिन आज कुछ खास ईमेल्स की कॉपी मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। वैसे तो सबकी कॉपी मैं लेकर आया हूं, जो जिनकी संख्या हजारों में है, और कई लोगों ने तो हाथ से लिखकर, देखिए ये हाथ से लिखे हुए मेल्स हैं, चिट्ठियां हैं, हाथ से भी लिखकर कई लोगों ने हमें ये संदेश भेजे हैं और हम अपने उन सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना समय निकाला। आज के ज़माने में कौन किसी चिट्ठी लिखता है, आज के ज़माने में जब इमोजी का ज़माना है कौन लंबे लंबे मेल्स लिखता है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि आपने ये जो मेहनत की है, इतने पैशन से ये जो मेल्स लिखे हैं, अपने सुझाव दिए हैं, ये हम सरकार के साथ शेयर करेंगे। जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि देश के लोग क्या सुझाव दे रहे हैं, देश के जो माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं या जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। और इन्हीं में से एक सुझाव हमें आया विवेक ठाकुर की तरफ से। विवेक ठाकुर जिन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है और वो भी कोटा में रह चुके हैं। विवेक ठाकुर ने पहले हमें संपर्क किया, हमसे बताया कि वो हमें काफी कुछ चीजें बता सकते हैं। फिर हमने उनसे संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की। विवेक ठाकुर ने हमें बताया कि जो बच्चे कोटा जाते हैं उनके बैग में कपड़ों के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी भर दी जाती हैं, जिन्हें किसी भी हालत में उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निभाना होता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में इन छात्रों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय कोटा के उन कोचिंग सेंटर्स में होता है जो अपने रेवेन्यू के लिए इन छात्रों का इस्तेमाल करते हैं। कोटा में बच्चों को अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाता है, जैसे A, B, C, D, E, F जैसे स्कूल में होता है। लेकिन इनमें A और B सेक्शन में केवल उन 50 से 60 छात्रों को रखा जाता है जिनसे असल में ये उम्मीद होती है कि वो नीट और JEE की परीक्षा में टॉप रैंक ला सकते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा होशियार और प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उन्हें
अलग सेक्शंस में रखा जाता है और बाकी छात्रों को दूसरे सेक्शंस में डाल दिया जाता है। और इनमें भी सी, डी, ई और इसके बाद के एक एक सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 250 से 300 तक होती है। ये वो छात्र होते हैं जिनसे कोचिंग सेंटर्स को टॉप रैंक की उम्मीद नहीं होती। ये बड़े औसत दर्जे के छात्र होते हैं या औसत से भी नीचे के छात्र होते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने वाले टीचर से कहा जाता है कि वो इन छात्रों को भी खुश रखें, इन्हें झूठी उम्मीदें देते रहें ताकि उनके घर से इनकी फीस लगातार आती रहे और इन छात्रों को आखिर तक ये उम्मीद लगी रहे कि ये भी पास हो जाएंगे। ये कोचिंग सेंटर्स छात्रों को ऐसे बांट देते हैं जैसे हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है। जो ए और बी सेक्शन में चुनिंदा बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्लासेस इस तरह के टीचर्स लेते हैं जिनका सालाना पैकेज 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता है। यानी जो ए और बी सेक्शन के जो होते हैं प्रतिभाशाली छात्र, उन्हें पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो भी बेहतरीन टीचर्स होते हैं, जबकि बाकी सेक्शन के छात्रों को टीचर्स भी ऐसे पढ़ाते हैं जिनका सालाना पैकेज बहुत कम होता है। 15 से 20 लाख रुपए के पैकेज वाले जो टीचर्स हैं वो दूसरे छात्रों को पढ़ाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन कोचिंग सेंटर्स को 10 से 15 बच्चे टॉप रैंक वाले चाहिए होते हैं और बाकी बच्चे सिर्फ फीस देने के लिए होते हैं, जिससे इनकी आमदनी और खर्चा चलता रहता है, रेवेन्यू बढ़ता रहता है। तो ये तो इनका बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है। दूसरी बात, भारत के जयपुर, सीकर, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, लातूर, दिल्ली, पुणे और भोपाल जैसे शहरों में नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन इन शहरों में छात्र आत्महत्या नहीं करते क्योंकि इन शहरों में रैंक नहीं बेची जाती। कोटा अकेला ऐसा शहर है जिसकी मार्केटिंग इस तरह से की गई है कि अगर किसी को नीट और जेईई में टॉप रैंक लानी है तो उसे कोटा जाकर ही पढ़ना होगा, वहीं से कोचिंग लेनी पड़ेगी और यही रैंक छात्रों को कोटा लाती है और फिर वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कोटा के कोचिंग सेंटर्स ने कई वर्षों में बुना है। कोटा में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो अखबारों में विज्ञापन और शहरों में होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनर लगाकर बताते हैं कि नीट और जेईई में टॉप रैंक लाने वाले छात्र उनके यहां पर पढ़े थे, लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स उन छात्रों की संख्या कभी नहीं बताते जो इनके यहां पढ़कर भी इन परीक्षाओं में फेल हो गए। इसलिए आज पहला तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि कोटा के हर कोचिंग सेंटर को यह बताना चाहिए कि उसके कितने छात्र इन परीक्षाओं में सफल हुए हैं और कितने असफल हुए हैं, वो परसेंटेज भी सामने आनी चाहिए। कोटा जाने वाला बच्चा अमूमन सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं जाता, वो टॉप रैंक लाने के लिए जाता है, क्योंकि रैंक्स को खरीद के मैनिपुलेट करके जुगाड़ के ये मैसेज दिया जाता है कि टॉप 10 में प्रोबेबली 8 या 9 रैंक, टॉप 100 प्रोबेबली 80 से 90 रैंक और टॉप 500 प्रोबेबली 300-400 रैंक सिर्फ एक ही जगह से आ रही है। तो बच्चा इस बात को लेकर कन्विंस हो जाता है और वो कोटा जाता है सीखने के लिए नहीं, वो कोटा आज शायद जा रहा है सिर्फ रैंक लाने के लिए। तो जब टेस्ट में उसके मार्क्स आते हैं तो वो ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ था, एक छोटे से कस्बे से, एक गांव से निकल के जब वो बच्चा पहुंच रहा है तो वो ये नहीं देख रहा है कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वो कंपेयर हर समय कर रहा है कि मुझे तो टॉप रैंक लाना है और टॉप रैंक लाने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे तो मैं भी बहुत दूर हूँ। तो उसकी हताशा, उसकी निराशा, उसके अवसाद। तो विवेक ने हमसे संपर्क किया और फिर हमने विवेक से संपर्क किया और विवेक से और ज्यादा जाना, बिकॉज विवेक इसमें एक डोमेन एक्सपर्ट है। विवेक का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आने वाले समय में और भी ऐसे लोगों से हम संपर्क करेंगे, उनकी राय भी हम जानेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं खुद इस हफ्ते कोटा जाने वाला हूं और हम कोटा से एक विशेष एपिसोड करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट का, जहां मैं कोटा में जाकर छात्रों से मिलूंगा, उनके माता पिता से मिलूंगा, कोचिंग सेंटर से भी मिलूंगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की भी अपनी एक राय है, उनका भी एक पक्ष है। हम कोचिंग सेंटर्स को भी एकदम एक विलेन, खलनायक बनाकर पेश नहीं कर सकते, इसलिए सबका अपना अपना एक रोल है और आपके सामने एक संपूर्ण तस्वीर मैं वहां जाकर पेश करूंगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। नमस्कार।